हेलो एनिवेज, दिस इज सैंकी और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 4 ऑफ निंजा कामुई की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो कोई कॉल आता है उस पर एक बंदा बोलता है कि अब हम बात कर सकते हैं, मैंने श्योर किया है कि ये कॉल कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वो पूछता है कि कौन बोल रहा है, और आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता। और जो पूछता है कि क्यों नहीं, और आदमी बोलता है कि तुम मौजा सिटी के और जा रहे हो ना, वह सिटी एक पूरे मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से प्रोटेक्टेड है और तुम्हारे लिए उसके पार जाना इम्पॉसिबल है, वो भी अकेले। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी कॉल पर बात करने वाले के ऊपर ट्रस्ट करूंगा। कॉल पर आदमी बोलता है कि दूसरों के बारे में जानना और उसी प्रोसेस में दूसरों को अपने बारे में ना जानने देना, ये एक निंजा की चतुराई का ट्रू एसेंस है। जो हैरान होकर बोलता है कि ये वर्ष तो एक निंजा पोएम का है। और कॉल पर आदमी बोलता है कि तुम और मैं सिमिलर सर्कमस्टांसिस में हैं। और जो बोलता है कि भी एक साइल्ड निंजा हो। कॉल पर आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव में सक्सीड होना है तो मेरी बताई हुई लोकेशन पर मिलना। मैं ट्रस्ट करने के लायक हूँ या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। सीन चेंज होता है और माइक को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अपने बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग देख रहा होता है। और वो याद करता है कि अपनी ड्यूटी की प्रायोरिटी देता था और अपने बच्चे को उसने ड्यूटी की वजह से खो दिया। माइक अपने बच्चे की ड्राइंग देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जो आ जाता है और माइक थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे को हार्ट अटैक दे ही दिया था। और उसे कॉल के बारे में बताता है। और माइक बोलता है कि वो हेल्प करने का क्लेम कर रहे हैं, तुम कैसे श्योर हो कि वो एक दूसरा पर्सन एक एक्साइल्ड निंजा ही है तुम्हारी तरह। जो बोलता है कि उसने एक पोएम बताई थी जो सिर्फ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में पास हुआ करती थी, और जब से हम इस कंट्री में आए हैं इस पोएम के बारे में कोई बात नहीं होती। माइक बोलता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए इतना काफी है। तभी एमा बोलती है कि मिस्ट्री पर्सन जानता है कि वो क्या बोल रहा है और सिटी की सिक्योरिटी सिस्टम कोई चूक नहीं है, सिर्फ एक घोस्ट ही उस सिक्योरिटी के पार जा सकता है। माइक बोलता है कि अगर ये सब ट्रैप हुआ, तो जो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको मार दूंगा। माइक बोलता है तुमने थोड़ा ज्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया, तुम जानते हो ना हमारी अलायंस टेम्पररी है। और माइक एमा से पूछता है कि हम सिटी के अंदर कैसे जा सकते हैं। मेरी बॉस की लास्ट बात से लगता है कि उनकी मेरे ऊपर नजर है। और एमा बोलती है ये तो बिल्कुल सही बात है। और माइक बोलता है कि तुमने बोला था कि बेस्ट वे ओजा के ऊपर से गंदगी हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उनके हेडक्वार्टर के अंदर जाने का कोई जरिया। और एमा इस बात पे बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये पॉसिबल है। माइक बोलता है तो कोई तो तरीका होगा। एमा बोलती है नहीं, कोई तरीका नहीं है, लेट्स क्विट। और फिर एमा बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक दूसरी लीड है। और वो माइक को लैपटॉप दिखाती है और बोलती है ये एक कम्युनिटी है यूजर्स की जो डार्क वेपर है और इन्होंने ओजा के एक्शंस के ऊपर नजर रखी है। उनके हिसाब से ओजा वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल चाहती है और वो लोग मास डिस्ट्रक्शन के वेपन बना रहे हैं। माइक बोलता है कि ये तो दूसरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हुए, पर डार्क वेब पर ये सब लिखने का क्या मतलब है। माइक सोचता है कि बेटर बी सेफ देन सॉरी आई गेस। माइक एमा बोलती है कि मैंने साइट के एडमिन की लोकेशन ढूंढ ली है, और वो क्लेम करता है कि वो ओजा के फॉर्मर रिसर्चर में से एक था। माइक बोलता है ये तो बढ़िया है। एमा बोलती है पर ये यहाँ से बहुत दूर है। माइक बोलता है कि कोई इशू नहीं है, मैं वहाँ अकेला जाऊंगा। और माइक बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब यहाँ से मैं चीजें संभाल लूंगा। ये जॉब ओल्ड टाइमर्स के लिए है जिनके पास हारने को कुछ नहीं है। एमा बोलती है कि मैं तुम्हें अकेले इसकी ग्लोरी हासिल नहीं करने दूंगी। और ओजा के डर्टी सीक्रेट्स अनकवर करने की बर्ड्स पर वो लोग हैं, और लक की वजह से अगर उनके हाथ कटिंग एज डाटा पड़ जाए तो उनकी कीमत मिलियंस में होगी। माइक बोलता है कि आर यू सीरियस, और एमा बोलती है कि दैट्स द डील, हम इसमें साथ हैं। जो वहां से जाने लगता है। माइक बोलता है कि क्या उसकी वाइफ को पता था वो क्या था। और जो बोलता है कि उसे पता था क्योंकि वो भी एक निंजा थी। और माइक पूछता है कि निंजास के लिए फैमिली होना एक नॉर्मल चीज है। जो बताता है नहीं, हम दोनों ने कोड को ब्रेक किया है। माइक बोलता है कि कौन सा कोड। जो बताता है कि निंजास इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, इवन अपने एलाइज से भी। और जो वहां से चला जाता है। माइक बोलता है कि तुमने कोड को तोड़ा और अपनी फैमिली चूज की। सीन चेंज होता है, हम ओजा के कंपनी के प्रेसिडेंट को ताली बजाते हुए देखते हैं, और वो बोलता है कि वो एक अच्छा फाइटर है और उनमें से एक ही मास प्रोड्यूस्ड आर्मी प्लाटून को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो भी उसके लिए इजी है। दूसरा आदमी बोलता है कि वो एक ग्लैडिएटर है ना, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम उसे मारने के लिए तड़प रहे हो। प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई फाइटिंग नहीं करता और ना ही मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे डाटा चाहिए। तभी दूसरा आदमी बोलता है अगर वो वहां आया तो तुम क्या करोगे, उसके आगे झुकोगे। प्रेसिडेंट बोलता है कि इसके लिए मेरी टैलेंटेड सेक्रेटरी है। और दूसरा आदमी बोलता है कि ये आदमी तुम्हें टीम करने के लिए क्या टेक्निक यूज किया है। सेक्रेटरी पूछती है कि सर क्या मुझे परमिशन है आपकी टेक्निक्स की डिटेल्स शेयर करने के लिए, वो भी इस बैस्टर्ड के साथ। प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं, शांत हो जाओ। प्रेसिडेंट बोलता है कि तो
किसी के पास कोई प्लान है, तुम्हें रियलाइज है ना कि वो यहाँ आ रहा है, तभी उसका एलाय बोलता है कि सिटी 100% सिक्योर्ड है। और प्रेसिडेंट बोलता है कि होल्ड ऑन, तुम्हें 100% कैजुअली नहीं बोलना चाहिए। और पूछता है कि बिग डी आर यू लिसनिंग। बिग डी बोलता है कि मेरी हेयर स्टाइल आज बहुत ही अच्छी लग रही है, और अगर निंजा ने मेरी हेयर स्टाइल को डिस्ट्रॉय करने का सोचा तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। तभी मास्टर निंजा को बेहोश करते हैं और बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हीगान बहुत ही शक्तिशाली इंसान है, पर डरने की बात नहीं, प्लान सेम ही रहेगा, उसकी टेक्निक्स को लर्न करना होगा उसे खत्म करने के लिए। प्रेसिडेंट बोलता है, उसका एफबीआई फ्रेंड मास्टर बोलता है कि वो हमारे अगेंस्ट पावरलेस हैं, हम उनके साथ डील कर लेंगे अगर कोई इशू बनता है। मोर इस इशू को मोर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मुझे ऑर्डर मत दो, पर मैं तुम्हारे असेसमेंट से एग्री करता हूँ। सीन चेंज होता है और हम प्रेसिडेंट को अपनी कार में देखते हैं, और वो डैनी से कहता है कि तुम्हारे हिसाब से निंजास कितनी और आगे बढ़ेंगे। डैनी पूछती है कि आप कंसर्न हो, और प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ। और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्सेस ज्वाइन क्यों की? होपफुली हमें कुछ डाटा अपने प्रोटोटाइप से मिलेगा, होपफुली हेगान जल्दी नहीं मरेगा। सीन चेंज होता है और हम श्राइन में मास्टर को देखते हैं, और वो रीपर से बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं दूसरों को हिगान को मारने के लिए भेजूंगा, और हम उसे फोर्स करेंगे उसके सीक्रेट्स रिवील करने के लिए। उनकी डेथ इतनी मैटर नहीं करती, कुछ ही टाइम में हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सीन चेंज होता है, जो अपनी बाइक से बताई हुई जगह पर जा रहा है, और हम कुछ निंजास को देखते हैं जो कि एक क्लब में हमला करते हैं, वहां लोगों को मार देते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक श्राइन को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि एज पर ट्रेडिशनल ये तुम्हारी स्किल एज ए निंजा रिकॉग्निशन है, और अब तुम्हें निंजास नेम दिए जाएंगे। और जो को हीगान नेम मिलता है, और रीपर को जाय, और जो की वाइफ को मारी नेम मिलता है। और इन तीनों को सीक्रेट आर्ट पास डाउन की जाती है, और बताया जाता है कि ये टेक्निक तुम लोगों को सिर्फ अपने तक ही रखनी है और दूसरों को कभी नहीं बतानी। और मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे आने वाले मिशंस बहुत ही हार्ड होंगे, पर तुम तीन निंजा स्किल और स्ट्रेंथ अनराइवल्ड है, और मुझे भरोसा है कि तुम तीनों हमारे विलेज को फ्यूचर में लीड करोगे। जो रात में मारी से बात करता है, और मारी बोलती है कि उसे अपने लिए नेम्स अच्छे लगे, और वो तीनों पैक्ट बनाते हैं और साके पीते हैं। सीन चेंज होता है और हिगान और मारी एक पैलेस पर हमला करते हैं, और जब मारी कबर्ड खोलती है तो उसमें से बॉस की वाइफ और बच्चे निकलते हैं। वाइफ मारी पर गोलियां चला देती है, और हिगान वाइफ को कुनाई से मार देता है। तभी वहां और लोग आकर उन दोनों पर शूट करते हैं, तो हिगान और मारी वहां से भाग जाते हैं और रिवर में कूद जाते हैं। और बाद में हिगान मारी को रिवर से निकालकर सीपीआर देता है। ईगान मारी के लिए लीव से मेडिकेशन बनाता है, और मारी कहती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और ईगान कहता है कि मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। मारी सुसाइड अटेम्प्ट करती है, पर ईगान उसे रोक लेता है। मारी बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मिशन फेल हो जाएगा। ईगान बोलता है कि मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। मारी इसे कोड याद करने को बोलती है कि निंजास हमेशा डिटैच्ड रहते हैं, इवन अपने एलाइज से भी। और ईगान बोलता है कि जिस दिन मैं तुमसे मिला था मैंने उसी दिन कोड तोड़ दिया था, और वो दोनों किस करते हैं। लेटर जाय उन्हें ढूंढते हुए आता है और देखता है कि ईगान और मारी ठंड से कांप रहे हैं और ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं। सीन चेंज होता है, जो अब ड्राइव कर रहा होता है और दूसरी ओर रीपर साके पी रहा होता है। सीन चेंज होता है और माइक जो को कॉल मिलाता है, और जो कॉल नहीं उठाता तो वो एक वॉइस मेल छोड़ता है कि वो एडमिन से मिलने जा रहा है। तभी उसे एडी का कॉल आता है, और वो पूछता है कि माइक ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का रिपोर्ट क्यों नहीं दिया। और माइक बोलता है कि एडी उसके डेस्क पर गेट वेल सून गिफ्ट रख दे, और वो रिटायरमेंट के दिन उसे उठा लेगा। एडी बोलता है कि वो अभी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई केस असाइन नहीं किया गया है, पर उसकी पार्टनर वो एक अलग चीज है। और एमा और माइक कार में जाते हैं, और एमा सॉरी बोलती है। माइक बोलता है कि सॉरी मत कहो, बॉस की बात मानना ड्यूटी में ही आता है, वैसे भी मैं सोच रहा है कि था कि तुम्हें कैसे डिस करूंगा। और एमा बोलती है कि माइक को भूख लगी है क्या? माइक बोलता है कि क्या? और माइक एमा बोलती है कि फाइट खाली पेट लड़ी नहीं जा सकती। और सीन चेंज होता है, हम जो कोई अबंडेंट पेट्रोल पंप पर रुकता हुआ देखते हैं, और वो पिल्स खाता है। तभी उसे कॉल आता है, मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि तुमने सही चॉइस की है। जो बोलता है कि अब क्या? आदमी बोलता है कि पहले जो को समझना होगा कि सिक्योरिटी सिस्टम कैसे वर्क करता है। पूरी सिटी गार्डेड है एक सिस्टम से जो कंसिस्ट करता है उनकी इंडिपेंडेंट डेवलप टेक्नोलॉजी पर। उनके पास सेंसर्स हैं पूरी पेरीमीटर पर, जो हर चेक को टाइम से पहले चेक करते हैं, और अगर कोई अनवांटेड गेस्ट एंटर होता है तो वार्निंग्स इशू कर दी जाती हैं और सिस्टम ओपन फायर कर देता है। प्लस एयर बेस जो सिटी के ऊपर है वो हनीकॉम शेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर से कवर्ड है, जिससे सिर्फ बारिश और हवा ही पास हो सकती है। ऊपर से सिटी में एंटर होना इम्पॉसिबल है, और तुम अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जाओगे जिसे वो मैनेज करते हैं सेंसर से। मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स सेंड कर दूंगा और एक कॉम्प्लेक्स का मैप भी। वहाँ पर कई तरह के सिक्योरिटी कैमरा और लेजर ट्रैप्स हैं, और मर्सिनरीज भी
जो हर सेक्शन को पेट्रोल करते हैं। तो अंदर जाने के लिए तुम्हें किसी भी तरह की फाइट अवॉइड करनी होगी। जब तुम वहां से बाहर निकल जाओगे तो तुम सिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर पर पहुंचोगे। मैं उसकी पावर 5 सेकंड्स के लिए बंद कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वरना अलार्म बज जाएगा। हम सूरज ढलने के बाद काम शुरू करेंगे। तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा, वो भी सिर्फ 5 सेकंड का। जो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। सीन चेंज होता है और एमा और माइक को पूछती है कि खाना टेस्टी था ना। एकदम स्टमक फुल हो गया। सीन चेंज होता है और एमा और रेस्टोरेंट में माइक को आदमी की फोटो दिखाती है जिसका नाम जेसन कार्डेनस है, और बोलती है कि होपफुली उसने अपना अपीयरेंस चेंज नहीं किया होगा। माइक बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहचान लूंगा। सीन चेंज होता है और अब जो सिटी में एंटर होने के लिए तैयार है वो अपना ओनी मास्क पहन लेता है और आदमी बोलता है कि उसने इंटरनल सर्वेलेंस कैमरास हैक कर लिए हैं और उनके पास 8 मिनट हैं इशू इससे पहले वो लोग नोटिस हो जाएं। जो बिल्डिंग से कूद जाता है और फैसिलिटी में एंटर होता है और आदमी उसे बोलता है कि पेट्रोल रूल्स और इंस्पेक्शन पॉइंट्स रिजिड रूल पर शेड्यूल हैं, मेरे इशारे पर मूव करना। जो मर्सिनरीज के ऊपर से बिना नोटिस हुए जाता है और आदमी बोलता है कि हॉल के रूम की तरफ बढ़ो और बताता है कि लेजर ट्रैप्स हर 2 सेकंड में पैटर्न चेंज करते हैं। जो लेजर ट्रैप्स को इजीली डॉज करता है और निकल जाता है, और पर उसका स्वेट लेजर से कनेक्ट हो जाता है और अलार्म बज उठता है। और सिक्योरिटी बोलती है कि सेक्टर डी में सेंसर्स ने इंट्रूडर डिटेक्ट किया है। मर्सिनरीज जो पर गोली चलाने लगते हैं पर जो उन्हें वहीं मार देता है। और अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर के पास पहुंचता है तभी उसके सामने रीपर आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। और जो बोलता है कि जाए, और फिर जाए बोलता है कि हीगान, और वो दोनों बैरियर के आर पार एक दूसरे को देखते हैं। दोस्तों यहाँ होता है एपिसोड नंबर 4 खत्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।